एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम जन्म कुंडली के कुछ और छिपे हुए रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे कल वाले वीडियो का पार्ट 2 है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी वीडियोज अपलोड होते हैं उनके पीछे थॉट्स की एक पूरी लंबी श्रृंखला काम करती है, जिसमें न सिर्फ हम अपने सभी दोस्तों, दुश्मनों, परिवार के मेंबर्स को समझने की प्रक्रिया करते हैं, बल्कि अपने ऑफिस और अपने सहकर्मियों, जो कि आपके बिजनेस सहकर्मी भी हो सकते हैं या आप अगर कोई जॉब करते हैं, उनको भी समझने में मदद मिले, ये हमारी दृष्टि रहती है। इसलिए इसके पीछे रिसर्च की और थॉट की पूरी एक लंबी श्रृंखला काम करती है और हर एक वीडियो एक बहुत लंबी कड़ी का हिस्सा होता है, ठीक ज़िंदगी की तरह। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि आज के वीडियो में हम जन्म कुंडली के छिपे हुए रहस्यों पर बात करेंगे। तो जो हमारी जन्म कुंडली है, इसमें जो 12 भाव होते हैं, यही 12 भाव तो हमारी ज़िंदगी के सभी फैक्ट्स को और सभी सीक्रेट्स को समेटे हुए हैं। तो इनमें जो सबसे पहली बात है कि जो हमारे जीवन में ये जीवन छोटी छोटी चीज़ों से मिल के बना है, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट का निर्माण करती हैं। अर्थात इन छोटी छोटी चीज़ों से बात बिगड़ जाती है, और छोटी छोटी बातों की सावधानी रखी जाए तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, बड़े बड़े टकराव होने से टल जाते हैं। आदमी को कभी पता नहीं चल पाता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मिलकर के कितने बड़े इम्पैक्ट को, कितने बड़े अंजाम को सरजमीन पे साकार कर रही हैं, बुला रही हैं। तो जो कुंडली की बात भी ऐसी ही है कि किसी का लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो उसकी चौथी दृष्टि से उसका जो चौथा घर है, उसका घर परिवार है। फिर इसके बाद 7वीं दृष्टि से विवाह है और 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव है। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्टेड हो जाती हैं। अब लग्न में चौथे भाव में, 7वें भाव में या 8वें भाव में शनि भी हो, तो जिस जिस घर पे मंगल दृष्टि डाल रहा था वहाँ पे अब शनि भी दृष्टि डाल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि शनि और मंगल दोनों मिलकर के कुंडली के एक भाव को ज़्यादा सीज कर लेते हैं, ज़्यादा कैप्चर कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में लग्नेश के साथ राहु भी आ जाए या लग्नेश अस्त हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने गोल को पाने की बात कैसे सोचेगा। तो आपने देखा कि एक छोटा सा योग मंगल बनाता है, दूसरा छोटा सा योग शनि बनाता है, तीसरा छोटा सा योग राहु बनाता है। अपने आप में कोई भी एक योग छोटा होता है, लेकिन बाकी जो 2 और छोटे छोटे योग बन गए, जो कि बहुत ही कॉमन है। मान लीजिए कि शनि के साथ नहीं होगा, शुक्र के साथ होगा। मान लीजिए कि शुक्र के साथ नहीं होगा, भाग्येश के साथ होगा, दशमेश के साथ होगा, या किसी और महत्वपूर्ण कारक ग्रह के साथ होगा। तो इस सिचुएशन में बटरफ्लाई इफेक्ट का निर्माण होता है, और हम देख पाते हैं कि इस कंडीशन में जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के एक बहुत बड़ा फसाना क्रिएट कर देती हैं, और आखिरी जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी डिवास्टेटिंग हो सकता है, काफ़ी प्रतिकूल हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में गोल क्या ही अचीव करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों के कंट्रोल में होगा, एंड ही विल ऑलवेज बी ड्रिवन बाय द circumstances, and he will never control the circumstances. He will never control his life, but he will always be controlled and driven by the circumstances of his life.
तो इस चीज़ को हम बदल भी सकते हैं। बदलने में जैसा कि फर्स्ट गियर स्लो होता है गाड़ी का और काफ़ी ताकत लगती है गाड़ी के इंजन को, तो जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें हम करना छोड़ दें, उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें, परित्याग कर दें उनका, तो सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि ये जो पूरी कॉस्मॉस है, ये जो पूरी ज़िंदगी है, ये एक सज़ा है, ये एक कैद है। लेकिन कैद से निकलने का, यानी कि बेल मिलने का, कोर्ट से रिलीज्ड होने का, बरी किए जाने का मार्ग भी ये ज़िंदगी ही तो है। ये ज़िंदगी जहन्नुम है, नरक है, हेल है, लेकिन स्वर्ग या जन्नत का और मुक्ति का, लिबरेशन का ये दरवाज़ा भी तो है। तो फिर छोटी छोटी उन चीज़ों को करना शुरू कर दें जो हमें करनी चाहिए और फील करें कि मुक्ति, जो चीज़ चाहिए, जो लिबरेशन चाहिए, जो जन्नत या स्वर्ग की, हेवन की फीलिंग चाहिए, जो वहाँ मिलेगी, उसको अभी फील करना शुरू कर दें, तो वो फीलिंग अभी आपके साथ आएगी। और जो व्यक्ति जिस रियल में रहता है, केवल उसी रियल की फीलिंग करता है, तो या तो वो उसमें बिल्कुल चिपक गया है, उसकी वहाँ पे अटैचमेंट इतनी ज़्यादा, उसकी पकड़ गहरी हो गई है, और या नहीं तो फिर वो जानता ही नहीं है कि वो जिस रियल में फंसा हुआ है वहाँ पे वो खुशी से रह रहा है या सज़ा भुगत रहा है। तो जो भी व्यक्ति जिस रियल में है उसको अगर एंजॉय कर रहे हैं, जैसे हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, तो इस दुनिया की खुशियाँ, इस दुनिया के गम, इस दुनिया में आने वाली सभी सॉरोज, सभी डिफीट्स, सभी इंसल्ट्स, सभी अपोजिशंस, हम इनको एंजॉय कर रहे हैं या इनमें घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि इस रियल में आने का चुनाव उसने खुद किया है, क्योंकि ये दुनिया एक स्कूल है, क्योंकि ये सारी जो इवेंट्स हैं, ये सारे टीचर्स हैं, और ये जो पूरी ज़िंदगी कायनात है, यूनिवर्स है, ये एक स्कूल है। तो इस स्कूल में ये जो टीचर्स हैं, कोई मैथ की टीचर है, कोई साइंस की टीचर है, कोई एसएसटी की टीचर है, कोई लैंग्वेज एंड लिटरेचर की है, कोई आर्ट एंड ड्राइंग की है, कोई म्यूजिक की है, कोई स्पोर्ट्स की है, कोई योगा की है, कोई जिम की है। तो ये जो टफ इवेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए टीचर्स की तरह हैं, और इसके साथ साथ हम इनमें ग्रो कर रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है, अगर हम इस बात को याद रखें कि ये इस दुनिया की एक्सपीरियंस है, इस दुनिया के नीचे की जो दुनियाएं हैं, यानी कि नीचे के साथ जो पाताल लोक हैं, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये जो 7 पाताल लोक हैं, इनमें जैसे जैसे एक एक लोक हम नीचे जाते हैं, वहाँ पर जो सिचुएशन है, जो चैलेंजेज हैं, वो इस पृथ्वी वाली दुनिया से बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर। जैसे यहाँ हमारी चारों तरफ आभास होता है कि नेगेटिव पीपल हमारी चारों तरफ लगे हुए हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे षड्यंत्र, डायरेक्ट अपफ्रंट अटैक लगा ही रहता है। तो इस दुनिया में हमने आना चुना है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ होगी हमारी। और अगर हमें ये याद रहे कि अगर हमें शांति चाहिए, अगर हमें मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, तो इससे ठीक ऊपर की जो दुनिया है, जहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं, जहाँ पे हमारे पूर्वज रहते हैं, जहाँ पे हमारे पितर रहते हैं, तो आज़ादी तो वहाँ पर है ही, और अमरत्व भी है, क्योंकि वहाँ पे जो उनको बॉडी मिली हुई है या हमें जो वहाँ बॉडी मिलती है, उसमें न तो बीमारी होती है, न हम बूढ़े होते हैं, और न मृत्यु आती है। अगर वही हमारा चुनाव होता तो इस पृथ्वी की जगह पे हम वहाँ रह रहे होते। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारी एक्सेस उस लोक तक चली जाती है जिसका संबंध हमारे 8वें और 12वें भाव से है कुंडली में, और 9th हाउस से भी है, अगर हम इन भावों को एक्टिवेट कर लेते हैं, यानी कि हमारे अष्टम भाव को, नवम भाव को और 12वें भाव को,
हमारे केतु को, हमारे बृहस्पति को, हमारे शनि को और हमारे सूर्य को। तो उन लोगों तक एक्सेस हमारी हो जाती है। तो फिर जो हमारे इस जीवन की कठिनाइयाँ हैं, इन कठिनाइयों के बीच में भी हमें ये पता रहेगा कि यहाँ पर तो जस्ट हम हैं। जैसे आप एक मान लीजिए कि आपको जयपुर जाना था अहमदाबाद से, या किसी को बेंगलोर से हैदराबाद जाना था। तो बेंगलोर में तो वो पूरे जनवरी से दिसंबर तक साल के 12 महीने रहा। मान लीजिए कि बेंगलोर से उसे हैदराबाद जाना था और ट्रेन थी, मान लीजिए 8 घंटों की ट्रेन थी। अपने शहर में, अपने मेट्रोपोलिस में, बेंगलोर में तो वो शख्स, वो बंदा सालों भर रह रहा था। ट्रेन में उसे 8 या 9 घंटे लगे, या सुपर फास्ट ट्रेन है तो 3 घंटे लगे, बुलेट ट्रेन है तो 1.5 घंटे लगे। प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए कि उसे 4 घंटा रहना पड़ गया। प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहाँ से वो दूसरे शहर में भी जा सकता है और वापस अपने शहर में भी लौट सकता है। ये जो हमारी अर्थली रियल्म है, हमारी कुंडली का छठा भाव, यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे शहर में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो जिस शहर में रह रहे हैं उससे लो लाइफ कंडीशंस वाले शहर में जाएंगे। अफ्रीका के किसी शहर में चले जाएंगे, पाकिस्तान के किसी शहर में चले जाएंगे, अफ़गानिस्तान के किसी गांव में चले जाएंगे, सीरिया के किसी कस्बे में चले जाएंगे जहाँ पे कि लाइफ कंडीशंस टफ से टफ़र होती चली जाएंगी। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी सिटीज़ हैं, लाहौर है, कराची है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे दिन रात कॉन्फ्लिक्ट्स की न्यूज़ आती रहती हैं। ऐसे ही इस दुनिया में भी हर कंट्री में, हर देश में ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लाइफ की कंडीशंस बहुत टफ हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब हम याद रखेंगे कि जब हम यहाँ पे इस दुनिया में हैं, आए हुए हैं, तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर कि हमें दोनों चीज़ें मिलेंगी और ग्रोथ का रास्ता भी खुला हुआ है। जेल का रास्ता भी है, बेल का रास्ता भी है, रिलीज होने का रास्ता भी है, बरी होने का रास्ता भी है। अब कोई जेल से निकल करके वापस क्राइम करेगा तो वो जेल से निकलने का रास्ता नहीं बना रहा है, वो वापस जेल से जेल में वापस लौटने का रास्ता तैयार कर रहा है। और अगर कोई जेल में रह करके ही बहुत सुधर गया है तो उसकी ये जेल यात्रा भी आखिरी है। और एक बात और है कि यहाँ की दुनिया में की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, लेकिन कर्मा का जो लो है उसकी आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। तो इस सोच के द्वारा हमारी कुंडली का जो अष्टम भाव है, नवम भाव है और 12वां भाव है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। और एक साथ ही हम भूलोक यानी कि अर्थली रियल्म के साथ साथ जो हमारे एंसेस्टर्स की रियल्म है और उससे ऊपर जो हेवनली रियल्म से स्वर्ग लोक, जन्नत लोक की दुनिया, वहाँ हमारी एक्सेस हो जाती है, जहाँ कोई गम नहीं है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तब हमें पर्पस समझ में आने लगता है। और जो हम रिएक्ट करते हैं, अगर हम चींटियों के बीच में रहेंगे तो वो हमें काटेंगी ही। अगर हम मधुमक्खियों के छत्ते में अपना सिर भिड़ा देंगे तो वो हमें काटेंगी ही। ऐसे ही अगर हम पानी में रहेंगे तो मछलियाँ या जोंक हमें काटेंगी ही। तो जिस कस्बे में या जिस टाउन में या जिस विलेज में या जिस फैमिली में नेगेटिव लोग ज़्यादा रहते हैं, वो लोग आपको परेशान करेंगे, क्योंकि दे लिटरली वांट टू डिस्ट्रॉय यू। दे फील योर एनर्जी एंड दे वेरी मच वांट टू डिस्ट्रॉय इट। आप कुछ करो कोई मतलब नहीं, आप कुछ मत करो, उनका कुछ मत बिगाड़ो, कोई मतलब नहीं। दे वांट टू डिस्ट्रॉय यू एंड दैट इज़ इट। वे आपको डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, नेगेटिव शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जीज। और वो इंसानों के माध्यम की ही बात नहीं है, जो डायरेक्टली एविल स्पिरिट्स हैं या डार्क रियल्म की एंटिटीज़ हैं, तो वो आपकी बात मानती हैं। यहाँ फ़र्क इतना है कि जैसे कि ये जो मनुष्य लोक की दुनिया है, हो सकता है कि आपके लाख समझाने से
ये न माने, लेकिन जो स्पिरिट रियल्म है, नेगेटिव, डार्क, तो वहाँ की जितनी भी एंटिटीज हैं उनको, वो सभी हमारे मित्र हैं। अगर आप उनको कहेंगे कि मैं तो तुम्हें अपना दुश्मन मानता नहीं हूँ, तुम तो हमारे दोस्त हो, और ये उससे बड़ी दोस्त हैं जितना कि ब्राइट रियल्म, लाइट रियल्म के बीइंग्स, उससे ज़्यादा बड़ी ये दोस्त हैं। फ़र्क बस इतना है कि आप जब लाइट रियल्म्स के बीइंग्स को कहते हैं कि तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें मिटा दूंगा, उनको बुरा नहीं लगता, उनको हंसी आती, क्योंकि ये जानते हैं कि ये डेवलपमेंट की प्रोसेस से गुजर रहा है बंदा, और क्या बोल सकता है, क्षमा कर देते हैं, क्षमा ही क्षमा है वहाँ पे। लेकिन डार्क रियल्म्स के बीइंग को अगर आप दुश्मनी की भाषा में बोलेंगे तो आपको 1000 सालों तक भी याद रखेंगे, छोड़ने वाले नहीं, और 10 जन्म के बाद भी बदला लेंगे। इसलिए यहाँ पे बुद्धिमानी यही है कि डार्क रियल्म्स के स्पिरिट्स को, बीइंग्स को, एविल स्पिरिट्स को, डेविल्स को कभी नहीं बोलना चाहिए। उनको हमेशा यही बोलना चाहिए कि ये सब, आप सब हमारे मित्र हो, तो वो खुश हो जाती हैं और वो आपकी मदद करती हैं। लेकिन अगर आप उनको अपना शत्रु मानेंगे तो वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, आपकी एनर्जी को, आपको, आपके पर्पस को, everything that belongs to you or you are wishing to achieve. They literally they intend to destroy it in the face of you, क्योंकि आपके होने से उनका होना कटता है। अब मैं मनुष्यों की बात कर लूँ कि अगर आप नेगेटिव लोगों के द्वारा सराउंडेड हैं, आप उनको बिल्कुल नहीं छेड़ें तो वो किसी को भेज करके आपको छिड़वाएंगे, आपके मुंह में उंगली डलवा करके आपसे ऐसे वर्ड्स निकलवाएंगे, फिर उसको इश्यू बना करके उसको आपके खिलाफ प्रयोग करेंगे। और अगर आप वो भी न करें तो फिर वो पागल हो जाएंगे। अगर आप रिएक्ट न करें, नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन, अगर आप कोई रिएक्शन नहीं करें तो आपकी पावर आपके पास ही रह जाएगी। मुझसे एक व्यक्ति मिला, 10 वर्ष पहले उसने मुझसे एक रिचुअल करवाया था, तो वो फिर मिला तो उसने कहा कि पंडित जी आपने पूजा तो की, तो मैंने कहा कि क्यों, ग्रोथ नहीं हुई क्या? प्रोफेशनल की ग्रोथ हुई, बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो घर में रुका नहीं, ऐसी पूजा कर दीजिए जिसमें कि वो पैसा घर में रुके। तो मैंने कहा 1 मिनट, क्या आपकी ज़िंदगी में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स या आपके नेबर्स में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि लिटरली आपने मिटाने की कसम खाई है कि मुझे इससे आज या कल बर्बाद करना ही करना है, लड़ाई करके, मारपीट करके, या केस मुकदमा करके, या पंचायत, किसी भी तरह से कोई है ऐसा? तो कि हाँ है ऐसा, मेरा दुश्मन है, कि पैसा नहीं रुकेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का जो प्राइमरी गोल है, डेस्टिनी का, पूरे यूनिवर्स को ये मैसेज जा चुका है कि पहले या तो आपका दुश्मन ना, क्योंकि वो भी तो सोच रहा होगा ना, और यूनिवर्स दोनों की एनर्जीज को इवैल्यूएट कर रहा है। तो अब पहला आपका प्राइमरी गोल हो गया, यूनिवर्स की बुक में सेट हो गया कोड कि पहले या तो ये उसको डिस्ट्रॉय करेगा या वो इसको करेगा। और जो भी आपकी एनर्जीज है वो अब वेल्थ कमाने या उसको स्टोर करने की दिशा में यूज नहीं होंगी, क्योंकि आपने खुद इसका प्लेज ले लिया है, संकल्प ले लिया है। तो अब इस कंडीशन में ये हो सकता है कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या वो आपको कर देगा, या दोनों नहीं भी करेंगे तो दोनों की एनर्जीज ख़त्म होती रहेगी, क्योंकि एनर्जी तो आप एक ही तरफ यूज कर सकते हैं, या तो दुश्मनों को दबाने में यूज कर सकते हैं या अपनी गरीबी को दबाने में यूज कर सकते हैं। दोनों तरफ एनर्जीज काम नहीं करेगी। हाँ, अगर 2 सॉलेम्ड पर्पसेस हों, जैसे कि मुझे पैसा भी कमाना है और बीमारों की सहायता करनी है या गरीबों की मदद करनी है, तो चलेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर एक पर्पस निगेटिव है, एक प्लेज, एक संकल्प कि मुझे इस दुश्मन को मैं देख नहीं सकती हूँ, ये एक दिन जाएगा, तो ये वाली जो संकल्प है, ये वाली जो प्लेज है, ये जब तक आपके जीवन में रहने वाली है तब तक आपके जीवन में पैसा क्या ही आ सकता है। और अगर आपका एनिमी, जिसको आप एनिमी मान रही हैं, या वो आपको हो सकता है एनिमी नहीं मान रहा हो सकता है वो आपसे ज़्यादा चालाक हो
हो सकता है वो अपने एनर्जीज को मिसयूज नहीं करना चाहता, हो सकता है वो अपने एनर्जीज को पॉजिटिव वे में लगाना चाहता हो, अपनी गरीबी को दूर करना चाहता हो, तो आप उसको उस्काएंगे तो भी वो आपको दुश्मन मानेगा ही नहीं। दुश्मनी का कोई एक्ट करना तो दूर रहा, वो आपको मन से भी दुश्मन नहीं माने। मन से भी दुश्मन मानने से उसकी सारी एनर्जी दुश्मनी में खर्च हो जाएगी, तो उसकी गरीबी कहाँ से दूर होगी, क्या ही दूर होगी। लेकिन अगर आपका संकल्प ये है कि नहीं नहीं मैं तो इसको मिटा ही दूंगी, कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरी माँ भी इसका सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरी सास भी इसका सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरा पति भी इसको कुछ नहीं बोलता है, मैं अकेले मिटा दूंगी, मैं थाना चली जाऊंगी। इस तरह के वाहियात विचार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे कि उसने बताया मुझे, जो ये बात कह रहा था कि उसका जो दुश्मन है उसकी पत्नी उसको ऐसा बोलती थी। तो अब इसके भी मन में आ गया कि ये पति पत्नी दोनों मेरे खिलाफ है। तो उसने कहा कि पंडित जी ऐसी पूजा कर दीजिए कि सारी चीज़ें, सारे कमाए हुए पैसे मेरे घर में रुके, लक्ष्मी रुके। मैंने कहा क्या आपका ऐसा संकल्प है क्या? हाँ ऐसा तो है संकल्प, मैं तो मिटाना चाहता हूँ, पहले मेरा दुश्मन को मिटा ही लूँगा। पहले मिटा ही लीजिए, कोशिश कर ही लीजिए, क्योंकि जब आप अब तक नहीं समझे तो हो सकता है मेरे कहने से भी नहीं समझेंगे। तो अब आप परिणाम को भुगत ही लीजिए, क्योंकि आपको इसकी परवाह नहीं है कि आपकी ज़िंदगी के साथ क्या होता है। उनका एक बेटा और एक बेटी थी, छोटी बेटी थी। बेटा बड़ा था, शायद 7वीं क्लास में पढ़ता था। तो वो दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन जिसके पेरेंट्स दुश्मनी में डूबे हुए हों, दिन रात उनका खून खौल रहा हो, और इससे कुछ भी नहीं है, इससे बस ये है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, दुश्मनों से जलना, उनकी तरक्की से जलना। और आप इस चीज़ को हो सकता है नहीं जानते हो, या हो सकता है लिटरली जानते हो। कोई भी बंदा कमा रहा है, कोई भी बंदा ग्रो कर रहा है, इससे आपका क्या? वो आपके रिसोर्सेज को, आपके टाइम को लेकर के तो नहीं कर रहा है क्या? वो आपकी मदद लेकर कर रहा है। अब यहाँ पे आपकी जलन है कि नहीं, वो बंदा खुद भी अपनी मेहनत से क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा पति नहीं कर पा रहा है, या जैसा कि उसने बताया कि उसको इस बात से रिएक्शन था कि इसका हस्बैंड कर रहा है तो इसकी पत्नी भी कर रही है। औरत को तो दयालु होना चाहिए, क्योंकि इसकी पत्नी दयालु थी। तो मैंने कहा कि until and unless you remove your negative pledge, the pledge to take revenge, you will never ever prosper. ग्रो नहीं कीजिएगा, लिख लीजिए, लिख करके ले लीजिए। और जिस व्यक्ति को ग्रो करना है उस व्यक्ति को आप गालियां दे दीजिए, सर झुका करके चला जाएगा। एक थप्पड़ मार दीजिए, बोलेगा दूसरा थप्पड़ मार लो ना। जो व्यक्ति ये कह सकता है कि दूसरा थप्पड़ मार लो, वो 12 महीने के अंदर करोड़पति बनने वाला है। और जो व्यक्ति चुपचाप चला जाता है वो 5 साल के अंदर करोड़पति बन जाएगा। इस बात को कहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कोई दुश्मन आता है, मुझे मारता है, मैं उसका प्रतिकार करता हूँ, मैं भी उसके साथ मार करता हूँ, जीतता हूँ हारता हूँ, इसकी मुझे परवाह नहीं। इस बात को करने के लिए बहुत करेज चाहिए। लेकिन कोई मुझे कुछ बोल करके मार करके चला जाता है, मैं सर झुका करके चला जाता हूँ, इस बात में उससे भी ज़्यादा करेज चाहिए। और मैं उससे और हंस करके बोलता हूँ, किस लिए नाराज़ हो, क्या हुआ है, क्या हुआ, किस बात को लेकर के नाराज़गी है? इस बात को कहने के लिए इससे भी ज़्यादा बड़ा करेज चाहिए। और जो व्यक्ति किसी से हंस करके बोल रहा है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। और जो व्यक्ति तुरंत खोलने लगता है, तुरंत रिएक्ट करता है, वो सबसे कमज़ोर होता है। क्योंकि अच्छा बनने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। और ये ताकत कोई एविल की ताकत नहीं होती है। जिनकी कुंडली में 6ठा भाव मजबूत होता है, वो उनके पास ऐसी ताकत होती है कि पहली बात तो है कि कोई उनको क्या ही छेड़ेगा, और अगर छेड़ दिया तो फिर परिणाम मिलेगा। और जिनकी कुंडली में अष्टम और 12वां भाव मजबूत होता है, 9वां भाव, उनको कोई छेड़ भी देगा तो आराम से छेड़ो। और क्या क्या करना है, किस करना है,
आराम से करो। गए नहीं केस करने? क्या हुआ? डर गए क्या? क्या हुआ? मन क्यों बदल लेते हो? सिर्फ डराने के लिए बोले थे क्या? केस करना है, मारपीट करनी, आओ। जैसे कि वो उस बैल की कहानी थी कि उसके सींग पे एक मच्छर बैठा था 4 घंटों से, और बैल बैठ कर के आराम से हवा खा रहा था। फिर अचानक उस मच्छर के अंदर औचित्य बुद्धि जागृत होती कि बैल भाई, मैं बहुत देर से तुम्हारे सींग पे बैठा हुआ हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुमको बहुत, तुम सब परिवार आके मेरे सिर पे बैठो ना, मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई यहीं पे निवास करो, यहीं पे घर बना लो। तो ऐसे ही जब आप अपने दुश्मनों को कहते हैं कि तुम आराम से केस करो, आराम से थप्पड़ मारो, आराम से गाली गलौज कर लो, इससे आपका 8वां भाव 12वां भाव मजबूत हो जाता है। और लिटरली आप कब मल्टी बिलियनियर बन जाएंगे या मल्टी मिलियनियर बन जाएंगे? 1 करोड़ रुपए आपके लिए ऐसी बात हो जाएंगे कि 1 करोड़ रुपया कहाँ आया, कहाँ गया, किसको दिया, आपके पास हिसाब रखने का समय नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि छठा भाव आपकी कुंडली में आपकी किस तरह से मदद कर रहा है? ये आपके सामने चुनौतियां प्रेजेंट कर रहा है। कैसी चुनौतियां? कि आपके एनिमीज आपको चैलेंज करेंगे, बस आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आने वाले पैसों की अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देंगे। जो कोई कुछ भी बोल के चला जाए, सर झुका करके एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि यू आर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द टीचर्स ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द गाइड ऑफ द यूनिवर्स, बाय द मेंटर्स ऑफ योर लाइफ। ये लाइफ एक स्कूल है ना, और जिस रियल में हम रहते हैं, इस रियल से ऊपर की दुनिया में एक्सेस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म, मतलब कोई प्लेटफॉर्म पे क्यों जाता है? बुक खरीदने के लिए क्यों जाता है? कैंटीन में नाश्ता करने के लिए जाता है प्लेटफॉर्म पे, या ये देखने के लिए कि ट्रेन कैसे आती रुकती है? प्लेटफॉर्म पे कोई किस लिए जाता है? आराम करने के लिए जाता है। वहाँ पे प्रतीक्षालय में क्यों जाता है? वेटिंग रूम में हमेशा अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए जाता है। अगर हम यहाँ पे आए हैं पृथ्वी पे, तो कहीं पे जाने के लिए आए हैं, और जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा दिन रहेंगे। जैसे कोई बेंगलोर से हैदराबाद में जा रहा है, तो हैदराबाद में वो 4 घंटों के लिए तो नहीं जा रहा होगा ना, या 4 घंटों के लिए ही जा रहा होगा। तो कम से कम वो प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तो नहीं आया, प्लेटफॉर्म से वो कहीं जाने के लिए आया। हम पृथ्वी पे आए हैं, या तो हम नीचे की दुनियाओं में जाएंगे, या ऊपर की दुनियाओं में जाएंगे, या वापस इसी दुनिया में लौट करके आएंगे इसी जन्म में। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम इस बात को याद रखते हैं कि हमारी पर्पस बहुत सॉलेम है, बहुत सबलाइम है, बहुत ग्रेट है, तो इस दुनिया में रहना हमारे लिए आनंददायी हो जाता है। और यहाँ के लोगों की बेवकूफ़ाना हरकतें, उनकी ईर्ष्या, उनका द्वेष, उनकी जलन, उनका बाल सुलभ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ये सब बच्चों जैसी बातें हो जाती हैं। और अगर कोई बच्चा कभी कभी पागल जैसा करता है, अपने पेरेंट्स को ही बोल देता है, गाली गलौज कर देता है, तो पेरेंट्स समझते कि ये बच्चा भी थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा नादान है, ज़िंदगी इसको सब कुछ समझा देगी। अगर मेरे समझाने से, प्यार से समझाने से ये नहीं समझ रहा है, तो कहाँ तक जाएगा? दुनिया से, समाज से, कानून से बाहर कोई है क्या? देश के संविधान से, देश का कानून, पुलिस का कानून, कोर्ट का कानून, क्या उन लोगों की आंखें बंद है? क्या उनको पता नहीं है? क्या वो नहीं देखेंगे? क्या वो सारे सबूतों की शुरू से अंत तक छानबीन नहीं करेंगे? किसी दुश्मनी के तहत, किसी दुश्मन को घेरने बांधने के तहत अपनी एनर्जी को लगाने का मतलब है कि आपकी ग्रो करने की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। बस यही इसका मतलब है, और कोई मतलब नहीं। वो नहीं बढ़ेगी, और फिर आपका पूरा जीवन चला जाएगा। और जब आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, तब फिर ज़िंदगी का प्रतिशोध शुरू हो जाएगा। और आपको पता है ना कि ज़िंदगी डेट बता करके अरेस्ट करने नहीं आती है। अगर आप दिन रात दूसरों की बुराई करने में ही लगे रहेंगे, तो जो आपके साथ जो बुराई होगी वो कब अचानक से हो जाएगी। और ये कोई इंसान नहीं करेगा, ये ज़िंदगी करेगी। अगर कोई इंसान आपको मारता है तो उस पर कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप पे पेड़ गिर जाता है, आप पे आकाश से बिजली गिर जाती है, आपको कोई कार ठोक करके चली जाती है, आपके ऊपर आपके घर की दीवार गिर जाती है, तो किसी पर केस नहीं होता है।
कार वाला कार से ठोक करके भाग जाएगा या भूकंप आ जाएगा, आपके मकान की छत आप पर गिर जाएगी, आप किस पर केस कीजिएगा? और लिटरली यही होता ही है। बहुत सारे लोग नाव के डूबने से मर जाते हैं, बस गिर जाती है खाई में, किस पर केस होता है? पेड़ गिर जाता है, बिजली गिर जाती, किस पर केस होता है? ज़्यादातर मामलों में किसी पर केस नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि मरने के बाद तो नीचे की दुनिया में जाना पड़ेगा ही, लेकिन इस दुनिया में भी तो आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत जल्द आपको रियलाइज़ हो जाएगी कि आप 2 पॉजिटिव संकल्प तो एक साथ रख सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव संकल्प रखेंगे तो इसमें नवम भाव आपकी पूरी मदद करेगा, नवम भाव एक्टिवेटेड हो जाएगा। और नवम भाव और अष्टम भाव का एक और भी मतलब है कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति बनना चाहता है कि मैं करोड़पति बन जाऊँ, मेरे पास एक बहुत ही बड़ी मेट्रोपोलिस सिटी में एक बहुत बड़ा स्वीट या बहुत बड़ा फ्लैट हो और मेरे पास 3-4 लग्जरी कारें हो, BMW हो, मर्सिडीज बेंज हो, बस इसके बाद क्या करना है? और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति को उसके बाद मुझे गरीबों के लिए स्कूल खोलने हैं, वंचितों के लिए, डाउन ट्रोडन के लिए हॉस्पिटल खोलनी है और भूखों को भोजन देना है और गरीब बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा कुछ करना है, समाज सेवा करनी है। जिन गरीब बेटियों की शादी नहीं हो रही है वहाँ पे उनको फंड देनी है। जो मेधावी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसों की कमी से, उनको फंड देना है। ये 2 चलेंगे कि मुझे एक तरफ अरबपति भी बनना है और एक तरफ गरीबों की मदद भी करनी, ये चलेगा। और अगर ये दूसरा वाला गोल है तो आपका पहला वाला करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने का, प्रधानमंत्री बनने का गोल बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते तो ये गोल भी पूरा हो जाएगा। बस इसके पीछे एक सोलेम पर्पस होना चाहिए। और तब हमारी कुंडली का छठा भाव जो एज ए टीचर आपकी परीक्षा लेता है, आपके जीवन में एक चैलेंज फेंकता है। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है, अगर आप नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं तो ग्रोथ शुरू हो जाती है। और अष्टम भाव आकस्मिक धन देता है, नवम भाव जो है और 12वां भाव, ये तीनों मिलकर के आपको लिटरली 12 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बना देते हैं। और करोड़ की संख्या जो है ये एक तरह से देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, क्योंकि आप करोड़ डॉलर की बात कर रहे हैं या रुपए की या दिरहम की या दिनार की या युआन की, ये मैटर नहीं करता है। करोड़ का मतलब करोड़ों,